वर्ल्ड वार सेकेंड इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष जो लगभग 6 साल तक चला था। इस बार में न केवल 7 से 8.5 करोड़ लोग मारे गए थे, बल्कि भूखमरी, तंगहाली और महंगाई भी काफ़ी बढ़ गई थी। अमेरिका और जापान में वैसे तो कोई आपसी मतभेद नहीं था, लेकिन कुछ वजहों ने इन्हें आमने सामने लड़ाई के लिए मजबूर कर दिया था। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं नितिन सिंह यादव, GNY24 चैनल से। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और इस बढ़े हुए हौसले के साथ मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ पेश करता रहूँ। तो आइए जानते हैं क्या वजह थी अमेरिका और जापान की लड़ाई की और इसका क्या परिणाम हुआ। 6 अगस्त 1945 सुबह के तकरीबन 7 बजे जापानी सेना को रडार पर दक्षिण में कुछ हलचल सी दिखाई देती है। पहले तो रडार पर काम कर रहे सैनिकों को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो समझ जाते हैं कि एक अमेरिकी लड़ाकू विमान हिरोशिमा की तरफ बढ़ रहा है। जापानी सेना भी सभी रेडियो कार्यक्रमों को बंद करवा देती है और चारों तरफ खतरे के सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। अगर यहाँ पर जापानी सेना चाहती तो अपने कुछ विमान भेजकर वो अमेरिकी विमान को रोक सकती थी, लेकिन 1945 आते आते विश्व युद्ध के कारण जापान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी और पेट्रोल की इतनी किल्लत हो चुकी थी कि वो विमान नहीं भेज पाया। अमेरिका का यह लड़ाकू विमान हिरोशिमा के आसपास आसमान में आता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो वापस भी चला जाता है। जापानी अथॉरिटी को लगता है कि यह कोई साधारण अमेरिकी लड़ाकू विमान होगा जो हिरोशिमा की स्थिति का जायजा लेने आया था। इस विमान के वापस जाने के बाद जापान के अधिकारी और सैनिक खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि खतरा टल गया है, तो इसलिए खतरे के सायरन को बंद कर दिया जाता है। वैसे जापान इस समय अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा था। इस वक्त विश्व युद्ध चल रहा था। जापान इटली, जर्मनी के साथ मिलकर अपने मित्र राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि इटली और जर्मनी अपने अपने युद्ध हार चुके थे, लेकिन जापान अब भी युद्ध में हार मानने वाला नहीं था और वो हार मान भी नहीं रहा था। जबकि युद्ध के कारण जापान की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। हालत उसकी बहुत खराब हो चुकी थी। लोग भूखों मरने लगे, क्योंकि वहाँ आपातकाल लागू हो चुका था और बाहर से, विदेश से कोई भी सामान लाने के लिए कुछ भी, क्योंकि वहाँ आपातकाल लागू हो चुका था, लोग घरों से निकल नहीं रहे थे। जो राशन बाजारों में था वो भी लगभग खत्म हो चुका था और तेल, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे थे। विदेश से आयात बंद हो चुका था। जापान की सड़कों पर सन्नाटा छा चुका था। चारों तरफ सिर्फ मिलिट्री वाहन ही नजर आ रहे थे। 6 अगस्त 1945 को जो विमान आकर वापस चला गया था, उस विमान को वापस जाते हुए देखकर जापानी अधिकारी खुश हो जाते हैं कि चलो खतरा टल गया है, खतरा टल चुका है, अब कोई अनहोनी नहीं होनी है। लेकिन उनकी यह खुशी सिर्फ 2 घंटे ही रह सकी, क्योंकि 8:01 पर दक्षिण से एक और विमान आता है। जापानी सेना इस विमान को भी पहले की तरह हल्के में ही ले रही थी। उनको क्या पता था कि इस विमान को हल्के में लेना उनके लिए कितना भारी पड़ने वाला है, कितना भारी खतरा उनके ऊपर मंडराने वाला है, क्योंकि यह विमान एक बम वर्षक विमान था। 8:01 पर इस विमान से लिटिल बॉय नाम का एक 4 टन वजनी न्यूक्लियर बम सीधा जमीन की ओर लहराता हुआ चला आता है। इस बम का लक्ष्य हिरोशिमा का ओई ब्रिज था, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि यह बम अपने लक्ष्य को समेटकर और अपने लक्ष्य से भटककर 250 मीटर दूर सीमा सर्जिकल हॉस्पिटल पर गिर जाता है। हॉस्पिटल में जितने भी मरीज थे, जितने भी निर्दोष लोग थे, वो सब उस बम की जद में आ जाते हैं। इस बम को धरती पर पहुंचने में मात्र 43 सेकंड का समय लगता है और इस बम की शक्ति 15,000 TNT के बराबर थी और जब यह फटा तो तापमान 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। आसमान में उड़ रहे दूसरे विमान का चालक बताता है कि जब बम फटा तो इतनी तेज रोशनी हुई कि मानो सूरज धरती पे आकर फट गया हो। यह विस्फोट इतना भयानक था कि कुछ ही पल में धरती पर मौजूद हर चीज धुआं धुआं हो चुकी थी, सिवाय कुछ कंक्रीट से बनी इमारतों को छोड़कर। जिस जगह विस्फोट हुआ उसके 15 किलोमीटर दायरे के अंदर आने वाली हर इमारत के शीशे चकनाचूर हो चुके थे। कुछ ही सेकंडों में हिरोशिमा तबाह हो चुका था, मानो हिरोशिमा में सूरज फट के गिर पड़ा हो। करीब 1 लाख लोग जलकर राख हो गए थे।
धमाका करने वाले विमान के अंदर बैठा सैनिक भी कांप गया था। विमान हिलने लगा था, विमान डगमगाने लगा था। विमान के पिछले हिस्से में बैठे वाब कैरन जो सैनिक था, उसने अपने कैमरे से उस भयंकर मंजर की कई तस्वीर ली, जिनमें देखा गया कि विस्फोट के कारण आसमान में बैंगनी बादल बन गए थे। इन बादलों के बीच से मशरूम की तरह दिखने वाला एक बहुत बड़ा सफेद धुएं का गुबार उठ रहा था, जिसको द डेथ ऑफ मशरूम के नाम से भी जाना जाता है। इस गुबार के नीचे 1 लाख लोग थे जो उसके गुबार में समा चुके थे, मौत के गाल में समा चुके थे। वहीं 14 साल का फुजियो तारिकोशी 6 अगस्त की उस समय धमाके वाली जगह से कुछ ही दूरी पर मौजूद था। इतना नजदीक होने के बाद भी फुजियो उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से एक था जो जिंदा बच जाते हैं। फुजियो बताता है कि सुबह मैं नाश्ता कर रहा था और वो भी अपनी माँ के पास। मेरी माँ मेरे पास थी। तभी अचानक आसमान में जोरों की गड़गड़ाहट होती है और हम लोग उस गड़गड़ाहट को सुनकर बाहर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। पहले तो हमें लगा कि किसी प्लेन की आवाज़ होगी, लेकिन आसमान की तरफ देखते हैं तो वहाँ आसमान में कोई भी प्लेन नज़र नहीं आता है। इधर उधर देखते हैं तो कोई भी प्लेन नज़र नहीं आता है। अगर नज़र आता है तो उत्तर पूर्व की तरफ से एक छोटी सी बाल जमीन की तरफ गिरती हुई चली आ रही है। वो जितना ही पास आती है वो उतनी ही बड़ी होती जाती है। कुछ ही देर में पता चलता है कि ये बॉल नहीं, ना ये खेलने वाली कोई बॉल है, ये है तो मौत को लाने वाला वो बम जो धरती की तरफ गिरता हुआ चला आ रहा था। उसको देखकर जैसे ही हम लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन भागने का कोई मौका तक नहीं मिला क्योंकि वो ज़मीन पे आकर फट चुका था। फुजी बताता है कि जैसे ही वह बम नीचे गिरा तो एक तेज रोशनी के साथ इतना भयंकर धमाका हुआ कि पहले तो मैं अंधा हो गया और अचानक से मेरे पैरों के बीच और पैरों के नीचे से ज़मीन फट सी गई हो। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही गर्म हवा के झोंके ने मुझे दूर ले जाकर पटक दिया। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं और मेरी आंखें बंद हो गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं ज़मीन पे पड़ा था। कुछ हिम्मत संभाल कर उठने की कोशिश की तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा एक हाथ गायब था। मेरे एक हाथ लोथड़े से लटक रहे थे। मैंने जैसे तैसे टूटे हाथ को संभाला। मेरे आसपास मौजूद हर चीज़ राख हो चुकी थी और मुझे तुरंत अपनी माँ की याद आती है कि मेरी माँ मेरे पास थी। मेरी माँ मुझे खाना खिला रही थी। मेरी माँ कहाँ गई, यही सोचकर मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ और फुजी रोते हुए बोलता है, आंखों में आंसू लेकर बताता है कि मेरी माँ मुझे चारों तरफ कहीं नहीं दिखाई दी। फुजी रोता है, चिल्लाता है और अपनी माँ की आवाज़ लगाता है। फुजियो का मानना था कि मरने वालों की किस्मत जिंदा रहने वालों से ज़्यादा अच्छी थी। ऐसा क्यों कहता है फुजियो? फुजियो बताता है कि उन्हें उस तबाही के बाद के भयानक मंजर को नहीं देखना पड़ा, इसलिए उनकी किस्मत अच्छी थी और वो मर चुके थे तो उनकी किस्मत ज़्यादा अच्छी थी। इसी तरह फुजी की तरह एक लड़की जिसका नाम पिंको बलाइन था, उस सुबह हिरोशिमा के रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। बलाइन बताती कि मैं और मेरे कुछ दोस्त स्टेशन पर खड़े थे। तब अचानक एक जोरदार विस्फोट होता है। मैं तुरंत बेहोश हो जाती हूँ, लेकिन जब आँख खुलती है तो मैं देखती हूँ कि मेरे आसपास कई सारे लोग मलबे में दबे पड़े हैं और बहुत से लोग मर चुके हैं, सिवाय लोग चीख पुकार कर रहे थे, लेकिन वहाँ कोई मदद करने वाला नहीं था। मैंने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि मैं नाकाम रही। मुझे अब अपने माता पिता का ख्याल आता है तो मैं भागकर घर की तरफ जाती हूँ। रास्ते में कई लोग मरे पड़े होते हैं, किसी की सांसें निकल रही होती हैं, किसी के मुंह से जीभ निकल आती है, किसी की आंख निकल के बाहर गिर पड़ती है, किसी का भेजा निकल के बाहर पड़ा होता है, किसी की आंतें निकल के बाहर आ जाती हैं। कई लोग ऐसे पड़े थे, उनके जख्मों को देखकर मैं और भयभीत हो जाती हूँ, जिससे मेरी हालत और ख़राब हो जाती है और मैं मदद करना भी चाहती हूँ तो मेरी भी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं भी उनकी मदद नहीं कर पाई। मैं जैसे तैसे अपने घर पहुंचती हूँ। मेरी माँ बहुत घायल थी। अपनी माँ को देखकर ऐसा लगा जैसे मेरे सर पे एक और बम गिरने वाला हो।
मेरी माँ इतनी घायल थी कि मैं उनको अस्पताल भी नहीं ले जा पाई, क्योंकि मेरी भी हालत नहीं ठीक थी और आस पड़ोस ज़्यादातर सारे लोग मर चुके थे और अस्पताल में भी कोई जगह नहीं थी और अस्पताल भी क्षतिग्रस्त हो चुके थे। वैसे मेरे पिताजी बच जाते हैं क्योंकि वो दूसरे शहर में होते हैं, दूसरे शहर में जॉब करते हैं, इसलिए वो बच जाते हैं। कुछ दिनों बाद मेरे सिर में जो मेरे बाल थे वो सारे गिर जाते हैं, शरीर पर नीले चकत्ते पड़ने लगे थे। जिंदा बचे सभी लोगों की ऐसी ही हालत थी। हिरोशिमा की 1/3 आबादी मौत के घाट उतार दी गई थी। अमेरिका इस हमले के बाद जश्न मना रहा था और अपने बनाए बम की तारीफ कर रहा था। उसको निर्दोष लोगों की मौत से कोई हमदर्दी नहीं थी। विस्फोट के बाद बारिश होती है, लेकिन यह बारिश पानी की नहीं बल्कि विस्फोट के कारण उत्पन्न हुए रेडियो एक्टिव पदार्थों की बारिश थी। इस बरसात में जो पानी बह रहा था वो ग्रीस की तरह काला था। उस वक्त वहां पर मौजूद जो भी इस पानी की इस वर्षा की चपेट में आता है उसे स्किन कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हो जाती हैं। कई लोग विस्फोट में मारे गए और कई लोग विस्फोट के कारण जो विषैला प्रभाव उत्पन्न हुआ उसके कारण हजारों लोग मारे जाते हैं और कई विकलांग हो गए। कई लोग तड़प तड़प कर मरे। हॉस्पिटल में कई लोग तड़प रहे थे। चारों तरफ जली हुई लाशें पड़ी थी, चारों तरफ तराही तराही थी। अमेरिका के हमले में जापान तबाह हो गया था और अब जापान ने दम और हिम्मत दोनों तोड़ दी थी। इस हमले के 3 दिन बाद अमेरिका ने 9 अगस्त को सुएज जापान के शहर नागासाकी पर फिर ऐसी ही तबाही मचाने वाला हमला किया। इस हमले में भी करीब 70,000 लोग मारे गए और यह 45 किलो टन वाला बम गिराया गया। यह बम 52 सेकंड तक हवा में रहने के बाद जमीन से 500 फीट की ऊंचाई पर फटता है। जब यह बम फटा तो लोगों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब देखा तो चारों तरफ लाशों के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी हुई थीं। चारों तरफ हाहाकार, रोने की आवाज, दर्द से तड़पते लोग और चिल्लाते हुए लोग, हाहाकार मचाते हुए लोग नजर आ रहे थे। अब जापान तबाह हो चुका था। उधर अमेरिका ने भी धमकी दी थी, अगर जापान ने अभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया तो इसी तरीके से जापान के कई शहरों पर हमला किया जाएगा और पूरा जापान को क्षतिग्रस्त और हमेशा के लिए नामो निशान मिटा दिया जाएगा। जब जापान ने यह बात सुनी तो जापान ने हार स्वीकार करना ही ठीक समझा। अब जापान अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। युद्ध समाप्त हो जाता है, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी के जख्म ऐसे थे जो कभी न भरने वाले थे और इन हमलों का असर अभी भी जापान पर दिखाई देता है। जापान के लोगों पर नागासाकी, हिरोशिमा में ये असर अभी भी नजर आता है। तो साथियों, मैं तो यही दुआ करता हूँ और संसार में सुख शांति बनी रहे, यही हमारी कामना है। बाकी हमारी कहानी अगर पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा हौसला इसी तरह बढ़ता रहे और आप लोगों के लिए रोज सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियां लाता रहूं। तो साथियों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।